बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अहसन अमार। आज हम फिज़िक्स क्लास 11 न्यू सिलेबस यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये फिज़िक्स क्लास 11 का यूनिट नंबर 9 जिसका नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए यहाँ पे दो नाम है इसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी है एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी भी है। इस चैप्टर के ना दो पोर्शन बनाए गए हैं, इसलिए ये चैप्टर ना थोड़ा सा बड़ा है। हमने जितने भी अब तक चैप्टर पढ़े हैं ना, इतना बड़ा चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा जितना ये। एक्चुअली ये दो चैप्टर्स को कंबाइन करके एक चैप्टर बनाया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी अच्छा खासा डाटा है इसका, ये पहले सेकंड ईयर की बुक में होता था, ओल्ड बुक में। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी एक स्पेशल चैप्टर होता था। अब उन्होंने वहाँ दो चैप्टर्स को मर्ज करके फर्स्ट ईयर में डाल दिया, तो इसलिए इस चैप्टर पे थोड़ा सा टाइम भी लग जाएगा, टॉपिक्स ज़्यादा हैं इसके। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है, जो टॉपिक 9.1 है, उस टॉपिक का नेम है कूलम्स लॉ। ठीक है, ये पहला प्रॉपर इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है ना, वो ये है। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि चार्जेस क्या होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद कूलम लॉ भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइए आज के लेक्चर प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। चार्जेस के बारे में हम मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं कि टाइप ऑफ चार्ज कितनी है। टाइप्स ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें तो हम पढ़ते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, दो टाइप का चार्ज होता है। ठीक है, वो कौन कौन सा चार्ज है? एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। सिमिलर चार्ज होगा तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। सिमिलर चार्जेस रिपेल, एक दूसरे को वो क्या करेंगे? रिपेल ईच अदर। ठीक है, और जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऑपोजिट चार्जेस वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हम ये पढ़ते हैं कि जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर जो है इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है। चार्ज की मैग्नीट्यूड प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होती है? सेम होती है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है? सेम। वो कितना है? E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, तो ये वैल्यू प्लस में हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन की ये वैल्यू नेगेटिव में हो जाती है, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। ये जो वैल्यू है ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो कि अब तक एक्सपेरिमेंटली फाइंड की जा सकी है। ये मिलीकन ने फाइंड किया था, चार्ज और इलेक्ट्रॉन। उसका एक मेथड है जिसको बोलते हैं मिलीकन ऑयल ड्रॉप मेथड, मिलीकन एक्सपेरिमेंट, उससे उसने ये वैल्यू फाइंड की थी। तो ये मिनिमम वैल्यू चार्ज की जो है वो, जो कि अब तक फाइंड की जा चुकी है, ये है वो। ठीक है, इसके अलावा ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है चार्ज की। अगर लार्ज वैल्यू चार्ज की बात करें, ज़्यादा चार्ज, वो उस वक्त होता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है। हमने पढ़ा हुआ ना केमिस्ट्री में, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। तो कम से कम चार्ज जो कि एक पार्टिकल के ऊपर हो सकता है ना, वो ये है। मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज किसी भी पार्टिकल के ऊपर इतना होता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, हमारा एक फार्मूला आप पढ़ते आए हैं, मैट्रिक्स भी पढ़ा है आपने ये, Q इज इक्वल टू एन ई। चार्ज की कोई भी अमाउंट हो वो E का इंटेग्रल मल्टीपल होती है। ठीक है, Q इज इक्वल टू एन ई। अब यहाँ n नंबर ऑफ पार्टिकल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी हो सकता है n की वैल्यू। जितने पार्टिकल होंगे फिर उतना जो है E से मल्टीप्लाई करा लेंगे, उतना वो चार्ज हो जाएगा उस पार्टिकल के ऊपर। Q यहाँ पे जो है ये टोटल चार्ज है। ठीक है, Q यहाँ पे किसी चीज का टोटल चार्ज है। टोटल चार्ज अब निकलता कैसे है? n क्या है यहाँ पे? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस चीज के अंदर कितने हैं, और E क्या है? वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो कि हमने निकाला 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर हमने किसी चीज के ऊपर टोटल चार्ज निकालना हो, उसके ऊपर कितना टोटल चार्ज है, तो हम क्या करेंगे? उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिन के उसको E से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें टोटल चार्ज मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है इंपॉर्टेंट, Q इज इक्वल टू एन ई, जो कि हमें टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज किसी भी एटम में मौजूद पार्टिकल्स पे निकालने की मदद देता है हमारे। उसमें हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो गिन लेंगे, E से मल्टीप्लाई करा देंगे, E की वैल्यू हमें पता है।
तो वो टोटल चार्ज आ जाएगा। उसके बाद एक है डिफाइंस के, ये जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, इनकी डिफाइंस क्या है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस जब रेस्ट पे होंगे तो इसको स्टडी करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन जब यही चार्ज मोशन में आ जाएगा तो मूविंग चार्ज इज कॉल्ड करंट, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट ना। तो मूविंग चार्जेस को हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक चार्जेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये स्टार्ट वाला जो पोर्शन है कूलम लॉ से पहले पहले ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप इसको अपने नोट्स में ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज कितना वो देख लें, बाकी ये फार्मूला Q इज इक्वल टू NE चार्ज निकालने का किसी भी चीज़ के ऊपर, और इसके अलावा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन और इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने ये हाईलाइट कर दी, ये लिख लें। तो अब हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का 9.1, जिस टॉपिक का नेम है कूलम लॉ, जो आज का हमारा टॉपिक है। अब ये जो कूलम लॉ है, ये जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के फंडामेंटल लॉज है ना, उनमें से एक इंपॉर्टेंट लॉ है कूलम लॉ। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ना है तो आपको कूलम लॉ को समझना बहुत जरूरी है। अभी जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ा है इस चैप्टर के कि चार्ज दो तरह का है, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अब वो कितनी फोर्स से अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है, उस फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होती है, ये फाइंड की कूलम ने, ठीक है। तो कूलम लॉ डील करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर सिमिलर और व्हेन दे आर ऑपोजिट। जब दो सिमिलर चार्ज एक दूसरे के करीब आते हैं या दो ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन वहां पे लगती है उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड की थी कूलम ने। अब इस कूलम लॉ को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले हमें ना कुछ अजम्पशंस लेना होगी। वो अजम्पशंस ये हैं कि यहाँ पे जो हमारे जो चार्जेस होंगे, जो हम अपने चार्जेस लेंगे, लेट हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं दूसरा नेगेटिव लेते हैं, Q1 है ये Q2 है, ये जो चार्जेस होंगे ना ये होने चाहिए पॉइंट चार्जेस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज। तो ये पॉइंट चार्ज होने चाहिए, ये इसकी कंडीशन है कूलम लॉ की। कूलम लॉ इज होल्ड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। अब पॉइंट चार्ज क्या होता है वो भी अभी हम देखते हैं। उससे पहले अगर आप देखें मैथमेटिक्स में, अगर हम कोई पॉइंट की बात करें, ये एक पॉइंट है, ये क्या होता है, इसकी कोई लेंथ नहीं होती, कोई विड्थ नहीं होती, मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। इसी तरह जो पॉइंट चार्जेस होते हैं, अगर चार्जेस का अपना जो साइज होता है ना वो कम हो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उससे, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट चार्जेस, ठीक है। मतलब अगर दो चार्जेस उनका जो दरमियानी फासला है, ठीक है, ये देखे दरमियानी फासला इनका कितना ज्यादा है, इनका साइज देखे छोटा सा है। अगर दो चार्जेस के दरमियान फासला, लेट ये आर है, अगर दो चार्जेस के दरमियान फासला आर उनके साइज से बड़ा हो तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के लिए पॉइंट चार्ज बन जाते हैं, तो ये उसके लिए पॉइंट चार्ज है, ठीक है। और ये चार्ज इसके रिस्पेक्ट से पॉइंट चार्ज है, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको ये पॉइंट चार्ज का पता चल गया होगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द चार्जेस देन टू चार्जेस आर कॉल्ड पॉइंट चार्जेस फॉर ईच अदर। तो पहली अजम्पशन हमारी क्या होगी कूलम लॉ को डील करने के लिए कि चार्जेस जो हैं वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी अजम्पशन ये है तो दोनों चार्जेस जो हैं वो रेस्ट पे होने चाहिए, मतलब स्टेशनरी चार्ज होने चाहिए। तो ये दो अजम्पशन है कूलम लॉ की, ये अगर दो अजम्पशन फुलफिल होंगी तो कूलम लॉ होल्ड करेगा। अब हम चलते हैं कूलम लॉ की स्टेटमेंट की तरफ। कूलम लॉ की स्टेटमेंट हमें ये कहती है, लेट हमारे पास ना अगर कोई दो चार्जेस हैं, पहले को हम कह लें Q1 है, दूसरे को हम कह लें Q2 है, ठीक है। अब अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो उस सूरत में यहाँ पे सिमिलर चार्ज हो जाएंगे, सिमिलर चार्ज रिपेल करेंगे। अगर यहाँ एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो तो वो क्या हो जाएगी, वो अट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो वो भी बना लेते हैं। इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम कह लेते हैं लेट है R, ठीक है। इसी तरह दूसरी भी बना लेते हैं, ये तो होगी रिपल्शन वाली डायग्राम ना, तो अब अट्रैक्शन वाली बना लेते हैं। उसमें क्या हो जाएगा, Q1 पॉजिटिव है तो दूसरा जो Q2 है वो हमारा नेगेटिव होगा, और इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वही उसी तरह R। तो अब कूलम के मुताबिक दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ दो बोथ चार्जेस Q1 into Q2
और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब दो चार्जेस जब एक दूसरे के करीब आते हैं, अगर उनके दरमियान रिपल्शन होनी है या उनके दरमियान अट्रैक्शन होनी है, तो वो जो अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्स है वो कितनी होगी, वो इन दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उन चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, मतलब जितनी चार्जेस की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट बड़ा होगा उतनी फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्शन ज्यादा होगी, और जितना दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी वो फोर्स जो है वो कम हो जाएगी। मतलब डिस्टेंस के इनवर्सली और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे एक बात आपको जरा ज़हन पे बिठानी है कि यहाँ पे जो फोर्स है ये दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब किसी एक चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। मतलब उसने उसने ये नहीं कहा कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 है या F इज प्रोपोर्शनल टू Q2 है, नहीं, दोनों का प्रोडक्ट उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब फॉर एग्जांपल दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड अगर सेम नहीं है, मतलब Q1 जो है वो थोड़ा बड़ा है, उसकी वैल्यू 2 कूलम है, ठीक है, लेकिन Q2 जो है वो छोटा है, उसकी वैल्यू 1 कूलम, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि Q1 जो है वो कम ज्यादा फोर्स लगाएगा तो Q2 कम लगाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो ऐसा तब होता अगर फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसी एक की होती, Q1 की होती या Q2 की होती, फिर तो हम एक एक को देखते हैं, हाँ भाई ये ज्यादा लगाएगा ये कम लगाएगा, क्योंकि वो छोटा है, मैग्नीट्यूड कम है। लेकिन इसमें बात उसने ये नहीं की, इसने बात की है प्रोडक्ट की। मतलब प्रोडक्ट के दोनों का हासिल ज़रब, प्रोडक्ट को बोलते हैं हासिल ज़रब, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। ठीक है, मतलब जितनी Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा उतनी Q2 Q1 पे लगाएगा। मतलब ये दोनों का जो है हम प्रोडक्ट लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर MCQ में किसी टेस्ट में ऐसे आपको घुमाया जा सकता है जिसमें वो कहेगा कि भाई अगर दो चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो Q1 ज़्यादा फोर्स लगाएगा या Q2 ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो आपने वहाँ पे पजल नहीं होना, आपने याद रखना है कि वो प्रोडक्ट उनका जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स, इसलिए Q1 और Q2 बराबर फोर्स लगाएंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को हम कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो जब आप इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करके चेंज करेंगे ना इक्वल में, तो हमारे पास साथ एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा K, जिसको हम बोलते हैं कूलम कांस्टेंट, और बाकी हमारी इक्वेशन रह जाएगी उसी तरह Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। दिस इज M फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब ये जो K कूलम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर मैथमेटिकली इसको लिखना चाहें वो होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि आपने के को अलग करना है। के को अलग कैसे करेंगे, आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एफ आर स्क्वायर। अब एफ क्या होता है, न्यूटन, फोर्स न्यूटन होता है ना, आर स्क्वायर आर मीटर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, देखिए वही न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब Q1 Q2 ये कूलम होता है ना, तो कूलम स्क्वायर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, उसके नीचे जाके डिवाइड होगा तो वो जाएगा ऊपर जाके ये पर कूलम स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इस तरह करके इसका यूनिट आता है। अब यहाँ से आप इस वैल्यू को देख के एक आइडिया लगा सकते हैं कि 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 है। अब +9 तो बहुत बड़ी वैल्यू होती है 10 की पावर। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं ये जो कूलम फोर्स है ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ठीक है, अब उसमें यहाँ पे एक वर्ड आया एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी कि पहले तो आपको डिफाइन पता होना चाहिए, परमिटिविटी की डिफाइन क्या होती है। ठीक है, परमिटिविटी बोलते हैं एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रेजिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट। कोई भी मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना रेजिस्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मेशन को रेजिस्ट करना, इसको बोलते हैं परमी परमिटिविटी। ठीक है, अगर दो चार्जेस हमारे जो हैं उनके दरमियान अगर वैक्यूम होगा ना,
तो इस परमिटिविटी की वैल्यू सबसे कम आएगी, ठीक है। लेकिन अगर वैक्यूम के अलावा कुछ भी हम लेंगे ना, तो ये परमिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा आएगी। अब परमिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रेजिस्ट करेगा, तो मतलब इलेक्ट्रिक जो हमारी फोर्स है, कूलम फोर्स, उसको भी रेजिस्ट करेगा। तो ये जो के की वैल्यू होती है ना, कूलम कांस्टेंट के की वैल्यू, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक, दो चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या है, ठीक है, मीडियम पे डिपेंड कर रही होती है। और उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें आप के को मैयर कर रहे हो, एसआई यूनिट में मैयर कर रहे हो, सीजीएस में कर रहे हो, एमकेएस में कर रहे हो। तो सीजीएस और एमकेएस हमने यूनिट 4 में एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन में पढ़े भी थे। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट पे भी डिपेंड करती है और मीडियम बिटवीन टू चार्जेस पे भी डिपेंड कर रही होती है। अब उसके बाद डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस ऑन कूलम फोर्स। मतलब अगर हमारे दो चार्जेस जो हैं उनके दरमियान कोई हम इंसुलेटिंग मीडियम को डाई इलेक्ट्रिक रख देते हैं, ठीक है, तो इन दो चार्जेस के दरमियान अगर हम इंसुलेटिंग मीडियम इंट्रोड्यूस करा दें जिसको वो डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं, तो उससे कूलम फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा। तो ये देखा गया है कि जब हम डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं ना दो चार्जेस के दरमियान, तो उससे जो कूलम फोर्स है वो रिड्यूस हो जाती है, कूलम फोर्स कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है? बाय फैक्टर एप्सिलॉन आर। अब एप्सिलॉन आर वो फैक्टर है जो कि हमें बताता है कि कूलम फोर्स कितनी रिड्यूस हुई है। तो एफ इज इक्वल टू, हमारी इक्वेशन बन जाएगी के की, एफ इज इक्वल टू के होता है ना Q1 Q2 ओवर आर स्केयर, लेकिन के हमने पीछे पढ़ा किसके इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे Q1 Q2 ओवर आर स्केयर, ये हमने कूलम फोर्स का फार्मूला पढ़ा है, ठीक है। अब जब हमने दो चार्ज के दरमियान ये डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं कराया तो उस सूरत में तो ये फार्मूला है, लेकिन जब इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो हमारी जो कूलम फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगी। कितनी रिड्यूस हो जाएगी? बाय फैक्टर एप्सिलॉन आर। तो इसलिए हम डिनोमिनेटर में यहाँ पे एप्सिलॉन आर लगा देंगे। मतलब इसके आने की वजह से वो कम हो गई, ठीक है, ये आ गया इसके अंदर ऐड हुआ, तो ये ऐड होने से वो फिर क्या हो जाएगी, क्योंकि वो इनवर्स में है तो इसलिए वो कम हो जाएगी। तो हम चाहें तो इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे? ठीक, अब चूंकि ये मीडियम के इंट्रोड्यूस होने वाली फोर्स है इसलिए हम इसको ना एफ डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये एफ डैश है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे क्या, हम यूं करेंगे कि ये जो एप्सिलॉन आर नया फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है ना इस मीडियम की वजह से, इसको साइड पे कर लेंगे, 1/एप्सिलॉन आर, ठीक है, इसको साइड पे निकाल लेंगे। बाकी अंदर हमारे पास जो रह जाएगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। अब एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्केयर, ये तो हमारी कूलम फोर्स है ना जो हमने निकाल लिया स्टार्ट में। तो एफ प्राइम इज इक्वल टू, ये चीज एफ के इक्वल है तो एफ ओवर एप्सिलॉन आर आ जाएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर को हमने अलग करना है, तो एप्सिलॉन आर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये वहां चला जाएगा जी, इधर आ जाएगा, ठीक है, एफ ओवर एफ डैश, ठीक है। तो एफ कौन सी फोर्स है? जब दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम है, खला है, ठीक है। और ये एफ प्राइम वो फोर्स है जब दो चार्जेस के दरमियान हमने क्या रख दिया है, मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, कोई इंसुलेटर रखा हुआ है, उस वक्त ये हमारे पास फोर्स है। तो रेशो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम टू द फोर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये एप्सिलॉन आर हमारे पास डिफाइन हो गया। अब अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि इस रेशो में कौन सी फोर्स ज़्यादा है, ये जो वैक्यूम वाली फोर्स है इसको मैं वीएसी लिख रहा हूँ, ये ज़्यादा है, या ये जो डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर हमने रखा है, मीडियम रखा है, ये वाली फोर्स ज़्यादा है। देखिए ये जो एप्सिलॉन आर फैक्टर आता है ना इससे फोर्स रिड्यूस होती है ना, ये जो एप्सिलॉन आर होता है ना ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। ये जब ग्रेटर देन 1 होगा तो फिर आप ये देखें कि चूंकि इसकी वजह से फोर्स मीडियम वाली जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है ना, फोर्स रिड्यूस हो जाती है। तो इसलिए वैक्यूम वाली जो फोर्स है ना वो हमेशा ज्यादा होती है, वैक्यूम वाली फोर्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम, क्योंकि यही तो हमने पढ़ा, मीडियम की वजह से फोर्स रिड्यूस हो जानी है, तो रिड्यूस हो जानी है तो जाहिर बात है फिर जब मीडियम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो ज्यादा होगी, ठीक है ना। अभी तो हमने देखा ना इसके आने की वजह से, इस मीडियम के आने की वजह से कूलम फोर्स दो चार्ज के दरमियान रिड्यूस हो जाती है। जब रिड्यूस हो जाती है तो ऑटोमेटिकली मीडियम वाली फोर्स जो है वो कम होगी, वैक्यूम वाली फोर्स ज्यादा होगी। अब उसके बाद कूलम लॉ की वेक्टर फॉर्म हम लिखते हैं, कूलम लॉ की वेक्टर फॉर्म।
कूलम लॉ की वेक्टर फॉर्म में हमने ये देखना है कि ये जो कूलम फोर्स है ना, ये एक म्यूचुअल फोर्स है। अब म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये है, म्यूचुअल का मतलब होता है बाहमी। जब भी दो चीजें कम से कम उसमें इन्वॉल्व होंगी ना, तो म्यूचुअल का वर्ड आएगा। अब देखिए यहाँ पे चूंकि दो चार्जेस हैं, Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है, और Q2 जो है वो Q1 पे भी फोर्स लगाता है। दोनों इक्वल अमाउंट में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है, इक्वल फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो इसलिए हम कहते हैं जो कूलम फोर्स है ना, वो बेसिकली एक म्यूचुअल फोर्स है। बोथ चार्जेस एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, ठीक है। अब लेट Q1 Q2 पे लगाता है फोर्स। अब Q1 जो Q2 पे फोर्स लगाता है ना, लेट हम वो कहते हैं वो फोर्स है F21, मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाय Q1, ठीक है। Q1 ने किसके ऊपर लगाई है? Q2 के ऊपर। जिसके ऊपर फोर्स लगाई है ना, वो पहले हम लिख देंगे, 2 वाले पे लगी है ना, तो F2 किसके जरिए लगी है? 1 के जरिए लगी है, तो 1 बार F21। सिमिलरली फिर एट द सेम टाइम जो Q2 है वो Q1 पे भी फोर्स लगाता है, ठीक है। तो Q2 ने जो Q1 पे फोर्स लगाई है, 1 पे लग रही है, तो इसलिए 1 पहले, और जिसने लगाई है 2 ने लगाई है, तो 2 बाद में, तो F12। तो ये Q1 जो Q2 पे फोर्स लगाता है वो F21 है, और जो Q2 ने Q1 पे लगाई है वो F12 है। तो अब मैथमेटिकली हम लिखते हैं, अगर हम इस फोर्स को लिखेंगे ना, F21 वेक्टर फॉर्म में लिखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए हमें एक यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म लिख ले हैं ना, तो यूनिट वेक्टर हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। F21 है तो यूनिट वेक्टर पे भी R21। ये यूनिट वेक्टर जो है फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। ये दोनों चार्जेस जो है ना सिमिलर चार्ज है, तभी तो ये रिपेल हो रही है ना, तो ये भी पॉजिटिव कंसीडर करें, ये भी पॉजिटिव। ये उस ये उस पे उधर उसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो इसलिए एरो हमने बाहर की तरफ रखे। तो ये एज्यूम करेंगे यहाँ पे दोनों चार्जेस जो है ना वो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है। इसी तरह इस F12 को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे उसी तरह बिल्कुल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए आप के भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये के की वैल्यू होती है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर भी लिख लें। उसी तरह यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस कराएं फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए, वो कितना हो जाएगा? R12, ठीक है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम से F21 फोर्स जो है वो F12 फोर्स से ऑपोजिट है, ठीक है। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, F21 इज इक्वल टू माइनस F12। बिल्कुल इसी तरह फिर इनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं, जो कि हमें फोर्स की डायरेक्शन बता रहे हैं, वो भी इस तरह अपोजिट है। R21 यूनिट वेक्टर को इक्वल है माइनस R12। तो यहां से प्रूव हो गया इस इक्वेशन से कि जो कूलम फोर्स है ना, ये म्यूचुअल फोर्स है। मतलब ये चार्ज उसके ऊपर फोर्स लगाता है, उतनी फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो इस पे भी लगा देता है। तो ये बाहमी असर हो गया, तो म्यूचुअल फोर्स हो गई। अब कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स भी है, इसके अलावा कूलम फोर्स सेंट्रल फोर्स भी है। अब सेंट्रल फोर्स कौन सी फोर्स होती है? सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होती है, दो पार्टिकल को मिलाने वाली सेंट्रल लाइन के अलोंग एक्ट करती है ना, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। अब कूलम फोर्स जो है, ये देखिए, ये दो पार्टिकल है, दो चार्ज पार्टिकल है, इनको मिलाने वाली ये सेंट्रल लाइन के अलोंग वो फोर्स एक्ट कर रही होती है, तो इसलिए कूलम फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। उसके बाद ये एक नज़र देख लें इस लेक्चर को, आपने लिखना कैसे है बोर्ड एग्जाम में या नोट्स वगैरह में। सबसे पहले आप कूलम लॉ की हेडिंग देखिए, उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। एक फ्रेंच फिजिसिस्ट था चार्ल्स कूलम, जिसका नेम था, 1874 में उसने एक ये लॉ एस्टेब्लिश किया था इलेक्ट्रिक फोर्स का बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन लिख देंगे, अभी उसका सन आपको पता हो एमसीक्यू में आ जाए तो 1874, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट तो आपने लिख लेनी है, जैसे हमने पढ़ी थी स्टेटमेंट इसकी। फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है, वो अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी हो सकती है, वो चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। बाकी मैथमेटिकल फॉर्म ये आपने डायग्राम बना लेनी है जैसे बुक पे बनी हुई है। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये हमारी मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। यहाँ पे F बता देना क्या है, F एक मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल फोर्स है, और जो कि एक्ट कर रही है बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। यहाँ Q1 और Q2 क्या दो पॉइंट चार्जेस हैं, और R क्या है? ये डिस्टेंस है बिटवीन द चार्जेस। तो ये आप लिख देंगे यहाँ तक।
उसके बाद के क्या है, थोड़ा उसको डिफाइन कर दें। के यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है वो हमने देखा था नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड कर रही होती है, और इसके अलावा सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करती है कि हम उसमें के और क्यू आर और एफ को मैयर जिस सिस्टम में कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। इफ द मीडियम बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज फ्री स्पेस, अगर फ्री स्पेस हो, वैक्यूम हो दो चार्जेस के दरमियान, तो फिर हम सिस्टम ऑफ यूनिट में जो के की वैल्यू लेते हैं वो कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी मैथमेटिकल वैल्यू कितनी है वो भी नीचे लिखी हुई है। अब यहाँ पहले एप्सिलॉन नॉट बता दें। एप्सिलॉन नॉट हमने देखा था ये इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है जिसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कांस्टेंट वैल्यू, ये भी आपने याद रखनी है। और ये जब वैल्यू हम पुट कराते हैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह पे, ये वैल्यू जब हम पुट कराते हैं ना और 4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू लिखते हैं 3.1428, तब आपके पास ये वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के की वैल्यू। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ये आपने याद रखनी है, न्यूमेरिकल में यूज होती हैं। तो कूलम फोर्स इन फ्री स्पेस अब क्या हो जाएगी, कूलम फोर्स का हमने ऊपर निकाला ना, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, बस के की जगह आप ये लगा देंगे। देखिए जी, नेक्स्ट हमने के की जगह बस वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर लगा दिया। ये होती है कूलम लॉ की स्केलर फॉर्म। ठीक है, स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। उसके बाद वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ में वो जो हमने म्यूचुअल फोर्सेस का जिक्र किया था, कूलम फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है। इसका मतलब है Q1 एक्सर्ट करता है फोर्स Q2 के ऊपर और Q2 फोर्स एक्सर्ट करता है Q1 के ऊपर। ठीक है, इफ वी डोनेट अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाय Q1 इज F21, अगर Q2 के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है F Q1 की मदद से वो F21 हो, तो फिर Q2 की वजह से जो Q1 पे लगेगी वो F12 हो जाएगी। वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए F21 इज इक्वल टू माइनस F12। डायग्राम बना लेंगे ना, यहाँ पे आगे बनी हुई है डायग्राम, वैसे इस नोट्स पे भी बनी हुई है। तो आप स्टार्ट में बनाइएगा, इसने स्टूडेंट ने जो है शायद एंड पे बना दिया, स्टार्ट में बनाने को मैंने कहा था। अच्छा जी, उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय यूनिट वेक्टर। तो ये जो यूनिट वेक्टर हमने इंट्रोड्यूस कराए थे ना, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताने के लिए, वेक्टर फॉर्म जो लिख रहे हैं ना, तो इसी डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर लिखना पड़ते हैं साथ, तो इसलिए हमने ये यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करवा दिए। F21 का यूनिट वेक्टर R21 और F12 का यूनिट वेक्टर R12। बाकी इक्वेशन वही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये वेक्टर फॉर्म भी कूलम लॉ की होगी, बट डायग्राम अगले पेज पे बनी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये उसके बाद नेक्स्ट आपने ये लिख लेना है। ठीक है, ये थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है। ओके, ये डायग्राम बनी हुई, ये स्टार्ट में बनाइएगा डायग्राम। अच्छा जी, उसके बाद मीडियम का इफेक्ट हमने देखा था कि अगर हम दो चार्जेस के दरमियान मीडियम इंट्रोड्यूस करा दें तो कूलम फोर्स क्या हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस कितना हो जाती है, बाय फैक्टर एप्सिलॉन आर। दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये उसका सिंबल है एप्सिलॉन आर। तो कूलम फोर्स मीडियम की मौजूदगी में क्या हो जाएगी, जब एप्सिलॉन आर परमिटिविटी ऐड होगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर वो इंट्रोड्यूस करा देंगे डिनोमिनेटर में, बाकी उससे ना Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, अब एक ये है कि जो एप्सिलॉन आर है ना, ये बुक पे एक टेबल आपके बना हुआ है, ये एमसीक्यूज के लिए भी आपने तैयार करना है। एयर के लिए जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है ना, वो होती है 1.0006। अब देखिए ये 1 के इक्वल है। एयर के लिए अगर हम बात करेंगे ना तो ये 1 हो जाएगा। तो इसलिए फ्री स्पेस हो या एयर हो तो कूलम फोर्स सेम होती है। तो यही वो नीचे बात लिखी हुई है, द वैल्यू एप्सिलॉन आर फॉर एयर वो 1.0006 है। इसलिए ये जो वैल्यू है चूंकि क्लोज टू 1 है, तो हम फिर इसको एरर्स को निग्लिजिबल कर देंगे। ये 0006 जो आगे आ रहा है, इसको हम निगेट करेंगे ना, तो हमारी जो इक्वेशन है वो फिर वही सेम बन जाएगी, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर है। ठीक, इसलिए हम कहते हैं कि जो एयर की मौजूदगी में और फ्री स्पेस अगर हम दो चार्जेस के दरमियान कंसीडर करें तो कूलम लॉ की इक्वेशन है ना वो सेम रहती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। बाकी फिर उस तरह ही एप्सिलॉन आर जैसे मैंने आपको बताया था कि एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम आता है, और एफ वैक्यूम हमेशा एफ मीडियम से ज़्यादा होती है।
बाकी इसकी एंड पे लिमिटेशन बता देंगे कि इस लॉ का लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए है। पॉइंट चार्जेस की डिफाइन क्या होती है? वो चार्जेस जिनका साइज जो है वो स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ऐसे चार्जेस जिनका साइज अपने दरमियान डिस्टेंस से छोटा हो उनको हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज। तो ये जो लॉ है ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए, ये इसकी लिमिटेशन है। और एक और भी है कि इसमें चार्जेस जो है ना वो स्टेशनरी होना चाहिए। ये वो टेबल है जिसकी मैंने बात की थी, ये आपने याद कर लेना एमसीक्यू के लिए। वो पूछ लेते हैं कि वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर कितना है, 1 है, एयर के लिए ये है, अमोनिया के लिए कितना है, बेंजीन के लिए कितना है, वाटर के लिए कितना है, रबर के लिए कितना है। अब ये जैसे जैसे आप इंट्रोड्यूस कराओगे ना चार्जेस के दरमियान, तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। कूलम फोर्स भी, उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगी। तो ये अपने एमसीक्यू के लिए याद रख लेना, कोई भी वैल्यू एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं। तो ये टॉपिक हुआ कंप्लीट कूलम लॉ। कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, लाजमी कमेंट कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।